Hi, hello, good morning everyone. Myself Aman Koshar, your counseling psychologist and educator. आज का हमारा टॉपिक अगेन लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 11th। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज आज के लेक्चर में हम बात करने जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि माइंड और बिहेवियर होता क्या है, किस तरीके से इनका रिलेशन बनता है। और पहले के लोग, पहले जो डेवलपर्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उनका क्या मानना था माइंड और बिहेवियर के वर्किंग के ऊपर। और एक लेमैन टर्म में अगर मैं समझाऊं तो बुद्धि और दिमाग जो एक फिजिकल पार्ट माना गया है, फिजिकल ऑर्गन माना गया है हमारे बॉडी का, जैसे बाकी सारे ऑर्गन्स हैं वैसे ही एक ऑर्गन ब्रेन माना गया है। और उसके अंदर एक पार्ट ऐसा जो कि इनविजिबल है, दैट इज द माइंड। वो भी क्या है या नहीं, या वर्क कैसे करता है अगर है तो। और जो नहीं है, अगर कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि माइंड नहीं होता, सिर्फ ब्रेन ही वर्क करता है, देन हम ब्रेन को भी समझेंगे कि वो वर्क कैसे करता है। आज का हमारा टॉपिक में कुछ एडिशंस और होंगे जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स, मेरे पेशेंट्स के साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनके भी कुछ एडिशंस मैं बताने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली नॉट कम्प्लीटली, बट यस स्टिल मैं कुछ हिंट्स दूंगा, कुछ क्यूज देने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ब्रेन और माइंड दोनों मिलकर आपस में कनेक्ट रहकर काम करते हैं और एक ह्यूमन बिहेवियर को फुलफिल करने में मदद करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं करे हैं, एंड कल का लेक्चर जो कि मेरा एक 11th का स्टार्ट था, नया लेक्चर, मेरा फर्स्ट लेक्चर था वो 11th के लिए। इससे पहले मैंने 12th के 10 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं मेरी वीडियो पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और 12th क्लास के लिए भी जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे, उसके साथ मेरा अब एक नया एडिशन 11th क्लास के लिए, बिकॉज डिमांड्स थी स्टूडेंट्स की एंड इंडिविजुअल्स की। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई डिसाइडेड टू अपलोड रेगुलरली द 11th लेक्चर्स, 11th क्लास लेक्चर्स ऑफ साइकोलॉजी ओनली एज वेल। ठीक, तो आज का टॉपिक जो है होगा वो हमारा सीबीएसई बुक के, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग होगा, पेज नंबर 6 पे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड बिहेवियर। ठीक, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, अगर हमें कल के टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊं या बताने की कोशिश करूं, तो बेसिकली माइंड और बिहेवियर के बीच में डिफरेंस हमने कल जानने की कोशिश करी। इट वाज दैट ब्रेन जो है हमारा एक फिजिकल पार्ट, एक फिजिकल ऑर्गन माना जाता है, जिससे सारे हमारे कंट्रोल्स, फिजिकल कैपेबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज, मूवमेंट सब कुछ कंट्रोल्ड होती हैं। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, इफ वी सी दैट माइंड भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल फंक्शनिंग में, डेली इमोशनल हैंडलिंग में, इमोशनल कैपेसिटीज़ में, बिहेवियरिज्म में। और बहुत से एस्पेक्ट्स, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें बहुत से ऐसे बिहेवियर्स हैं, बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं, बहुत सी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो ओवरऑल डेली लाइफ में डेवलप की जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। ये सारे टर्म्स के बारे में आज थोड़ा सा इन डिटेल समझेंगे विद माई ओन एक्सपीरियंसेस एज वेल। सो अगर मैं बात करूं, इफ द टर्म माइंड हैज रिटर्न टू साइकोलॉजी, अगेन आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक एज वेल, ताकि जो स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स 11th-12th के हैं, या जिन्हें और एक्स्ट्रा फर्दर नॉलेज चाहिए ऑब्वियसली साइकोलॉजी के लिए, अदर देन 11th एंड 12th, एनी वन इज वेलकम टू वॉच दिस वीडियो। उनके लिए भी एक टर्म, एक टेक्नोलॉजिकल टर्म जो कि बुक्स में डिवाइस्ड है, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इन द नियर फ्यूचर। ओके, if the term mind has returned to psychology, we should thank neuroscientists like Sperry and physicists like Penrose, who have given it the respect which it deserves and now has. So यहाँ पर एक न्यूरोसाइंटिस्ट जो थे स्पेरी, और इनके बारे में अगर आपने अभी तक थोड़ा रिसर्च किया हो या ना किया हो, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा। इनका एक बहुत ही फेमस बेसिकली सर्जिकल मेथड था, स्प्लिट ब्रेन मेथड, और जहाँ पर वो 1960s में पहली बारी किया गया था ऑन द पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी।
मींस जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो 1960s में ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक सर्जरी की गई, और इस सर्जरी के बेसिस पर हमें ये पता चल पाया था कि ब्रेन जो एक फिजिकल ऑर्गन डेवलप्ड है, वो एज अ होल एक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसा हम समझते हैं कि स्कल पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो ऐसे ही ब्रेन भी एक स्ट्रक्चर होगा पूरा कंप्लीट, ऐसा नहीं होता। बट इन 1960s इट वाज नोन, तो ऐसा माना गया और ऐसा बेसिकली प्रूफ भी हुआ कि ये अगर ब्रेन स्प्लिटेड हो जाता है, इट मीन्स उसके दो हेमिस्फेयर्स क्रिएट हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट साइड की जितनी बॉडी के कंट्रोल्स हैं वो सब हैंडल करता है, और जो हमारा राइट साइड का ब्रेन है, दैट इज द राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन, दैट कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी इन द सेंस कि जितने बॉडीली मूवमेंट्स वहाँ पर होंगे, जितने भी एक्शंस, रिएक्शंस, बिहेवियर्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फुट, और आइदर द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, इनफैक्ट द लेफ्ट ईयर एंड द लेफ्ट आई, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल की जाती हैं वो राइट ब्रेन से की जाती हैं, एंड वाइस वर्सा फॉर द टर्म ऑफ राइट ब्रेन कंट्रोलिंग द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो स्पेरी ने बेसिकली जो न्यूरो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिफाइन किया था, उन्होंने बताने की कोशिश करी थी 1960s में कि एपिलेप्सी, क्योंकि सीजर या मिर्गी के दौरे अगर ऐसे पड़ते हैं, तो सीजर्स के जो अटैक होते हैं, अगर हम नॉर्मल एक इंसान में देखते हैं तो होता क्या है कि सीजर के या मिर्गी के दौरे में, बिकॉज ये एक न्यूरो का केस बन जाता है, न्यूरोलॉजी का केस बन जाता है, एंड यहाँ पर न्यूरो साइंटिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और जिसके साथ एक नई टर्म डिवाइस की गई थी कुछ समय के बाद, जो था साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक, और उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, जानेंगे उसी बुक में, पेज नंबर 6 पर ये मेंशन्ड है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसमें हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम से लिंक होके हमारा माइंड किस तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को और हमारे नर्वस सिस्टम को। बेसिकली अगर मैं न्यूरो सिस्टम या न्यूरोलॉजी की बात करूं, सो व्हाट इज न्यूरोलॉजी एंड व्हाट डू ऑल न्यूरो साइंटिस्ट स्टडी। न्यूरो साइंटिस्ट किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, या क्या टॉपिक उनका जो है वो उनका फोर्टे बन जाता है, मीन्स उसका उनका बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टेड टॉपिक बन जाता है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ द वेन्स, दैट इज़ द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, द कनेक्शन ऑफ द वेन्स विद द नर्वस सिस्टम। ठीक, तो जितनी भी हमारी नर्व्स हैं उन सब का पैटर्न, उन सब का लिंकेज, उन सब के न्यूरॉन्स, उन सब में जो हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं, उन सब में जो एनर्जी ट्रैवल कर पाती है, जो इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड टू द बैकबोन इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स दैट बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, जो कि हर इंडिविजुअल का कुछ एक्शंस के लिए, कुछ रिएक्शंस के लिए सिमिलर बिहेवियर भी हो सकता है, और कहीं पर कुछ सिचुएशंस के लिए बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक, सो बेसिकली अगेन अगर मैं माइंड की बात करूं, तो माइंड हमारे पास माना जाता है दैट इज द इंटेलेक्ट और बुद्धि, जिसे हिंदी में कहा जाता है। और इंटेलेक्ट का होना, इंटेलेक्ट का कॉन्शियस में रहना मीन्स एक इंडिविजुअल का कॉन्शियस रहना, यानी कि चेतना में रहना, मीन्स कंसंट्रेटेड रहना, अटेंटिव रहना। ये सब हमारे पास ब्रेन, कुछ लोग ऐसा डिबेट करते हैं, बहुत रिसर्चेस, बहुत डिबेट्स चलती हैं कि ब्रेन्स ही, जो ब्रेन एक इंडिविजुअल का होता है वो ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है। ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी ट्रू, वेरी मच ट्रू, बट अदर देन दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइंड, जो हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर से आने वाले अडेप्टेशंस, उन सबको भी मैनेज और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आप इस चीज़ को ईजिली और अच्छे से समझ पाएंगे कि ब्रेन और माइंड किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या नर्वस सिस्टम्स होते हैं, सीएनएस सिस्टम्स होता है, पीएनएस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, किस तरीके से हमारे पास्ट हमसे अफेक्ट किया जाता है, किस तरीके से हमारा फ्यूचर जो अभी ऑब्वियसली नहीं हुआ है बट उसके लिए भी थॉट्स जनरेट हमारा ब्रेन, हमारा माइंड करवा सकता है। वी हैव दैट मच कैपेबिलिटी, वी हैव दैट मच पावर कि जो चीज़ अभी तक नहीं घटी है, जो सिचुएशन अभी तक फ्यूचर में नहीं हुई है, हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं। और ज़्यादातर इंडिविजुअल्स
और दैट इज व्हाट इज टर्म्ड इन साइकोलॉजी एज ओवर थिंकिंग और जनरलाइजेशन और कैटास्ट्रोफाइजेशन। सो ये सारे टर्म्स को अगर मैं एक अम्ब्रेला टर्म में मानूं तो वो होगा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। एंड जिस चीज़ के बारे में सोचा जाता है, जिस घटना के बारे में सोचा जा सकता है, वो केवल तीन चीज़ें होती हैं, दैट इज़ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक, तो इन तीन चीज़ों के अलावा हमारा ब्रेन, हमारा माइंड कुछ और नहीं सोच सकता। अगर हम किसी इंडिविजुअल के बारे में भी सोच रहे हैं, या अभी जो मैं अपने खुद एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, ऑब्वियसली वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे जो मैं अपने प्रेजेंट में यूज़ करूंगा, और वो स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने फ्यूचर में एग्जाम्स के लिए या अपने नॉलेज और एजुकेशन के लिए यूज़ करेंगे। सो हमारे पास यही तीन लिंकेज बनते हैं, दैट इज़ द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ठीक, बट माइंड है क्या? अगर मैं माइंड को अगेन दोबारा से इलैबोरेट करके बताऊं तो माइंड है क्या? माइंड एक ऐसा इनविजिबल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हमारे इमोशंस, हमारे डिसीजंस, हमारे क्रिएशंस, हमारे इन्वेंशंस, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इन सबको रेगुलेट, प्रोसेस और इनिशिएट और एंड करने में मदद करता है। इसके साथ इसमें एक फिजिकल कैपेबिलिटी, एक फिजिकल ऑर्गन ऐड होता है जिनकी मदद से वो एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है, दैट इज द ब्रेन। ठीक, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम समझें तो इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी फॉर्म की एनर्जी, वी स्टडी इन साइंस और फिजिक्स में हम ऐसा पढ़ते हैं कि, या केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ने में आता है हमारे पास, कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक, बट अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें, इलेक्ट्रॉन्स को समझें, तो इलेक्ट्रॉन्स को देखा बहुत मुश्किल से जा सकता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स और बहुत सी चीज़ें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स चाहिए होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को देख पाते हैं। ठीक, डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट दैट इज़ व्हाट साइकोलॉजी इज़। साइकोलॉजी फैक्ट्स पर रिलाई करता है, एंड साथ ही साथ वो आपको फैक्ट बेस्ड नॉलेज अदर देन कॉमन सेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। आई गेस दैट यू मस्ट हैव स्टडीड the topic of popular notions about the discipline of psychology, that is in the same chapter and the same page number 6 in the first chapter। तो वहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि कॉमन सेंस से थोड़ा सा हटके साइकोलॉजी जो है वो बात करता है, क्योंकि कॉमन सेंस के या एक नॉर्मल इंसान कुछ सोचता है, कुछ समझने की कोशिश करता है या कुछ सिचुएशन सोचता है, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि वो सिचुएशन ट्रू हो जाए एंड ऑल्सो वो सिचुएशन ट्रू ना हो, जिसकी वजह से इन द नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, या इन द प्रेजेंट उस इंसान का बिहेवियर चेंज हो सकता है, उस इंसान का इमोशनल रिएक्शन चेंज हो सकता है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। अदर देन दैट वो इंसान किसी और को हार्म कर सकता है अपने बिहेवियर, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस की वजह से। सो ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो क्रिएट हुआ है, सो ये किस वजह से हुआ है, दैट इज अगेन ब्रेन एंड माइंड। और उस चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो माइंड की जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो फिजिकल ऑर्गन्स हमें मिले हैं, either from the nature or either from the God, I am taking both the aspects, I am not being one sided कि हमारे पास सिर्फ भगवान हैं या हमारे पास सिर्फ नेचर है जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। आई एम टेकिंग बोथ द नोशंस एंड बोथ द साइड्स। सो अगेन, तो ये जो एनर्जी कंट्रोल होती है, दैट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली इट इज, and that is the basic rule that is applied in all forms of energy throughout the universe, and that is energy can neither be created nor be destroyed। so basically हमारे जो thoughts का processing है वो भी एक similar manner में इसी तरीके से काम करता है। और thoughts का process हमारे पास से जनरेट हुआ, हमारे पास में वो एनर्जी फ्लो करी थॉट की, हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में, हमारे प्रेजेंट में उस ब्रेन में जो डेवलपमेंट हुई उस थॉट की, वो फ्लो एनर्जी करी हमारे फ्यूचर को सोचने के लिए। ठीक, और उसकी वजह से अगर हम वैसा कुछ बिहेव करते हैं, देन अगेन वो बिहेवियर उसी हमारे माइंड की थॉट की एनर्जी को फ्लो करवाता है टुवर्ड्स अ फ्रूटफुल और नॉट अ सच फ्रूटफुल एक्शन। ठीक, so that is again that it can neither be created nor be destroyed। खत्म नहीं होगी वो एनर्जी, वो थॉट खत्म नहीं हो सकता। ठीक, एक बहुत ही स्टैटिक एक टर्म जो मैं बताने जा रहा हूँ, दैट थॉट्स जो हैं वो खत्म नहीं हो सकते, थॉट्स आर नेवर एंडिंग।
इमोशंस आर नेवर एंडिंग, इमोशंस ख़त्म नहीं हो सकते, थॉट्स ख़त्म नहीं हो सकते। कुछ लोग हो सकता है इस बात से मेरे इस कहने से सहमत हो, कुछ लोग हो सकता है इस मेरे कहने से सहमत ना हो, बट दैट इज़ वॉट psychology is teaching us from many decades, and in the near future psychology again will be making us study all these topics in detail कि thoughts या हमारी सोच ख़त्म नहीं हो सकती। इट इज़ जस्ट दैट कि हमें वो सोच डाइवर्ट कहाँ करनी है, हमें अपने माइंड की एनर्जी को फ्लो कहाँ करवाना है, हमारे अपने माइंड के थॉट्स को फ्लो किस डायरेक्शन में करवाना। दैट इज़ वॉट इज meant by energy is neither created nor destroyed. It can take forms, it can change from one form to another. आप अपनी सोच को अपने बिहेवियर, अपने एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। उस एक्शन का कुछ कंसिक्वेंस होगा, देन अगेन वो एक कंसिक्वेंस किसी और के लिए फ्रूटफुल बन सकता है। तो अगेन वो जो एनर्जी का चैनलाइजेशन हुआ है वो ट्रांसफर हो रहा है, ख़त्म नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर अगेन अगर माइंड और बिहेवियर का लिंकेज समझा जाए, सो एक बहुत ही फेमस बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बिहेवियरिज्म क्या है। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग फ्रॉम योर नेचर और लर्निंग फ्रॉम योर सोसाइटी। बट अगर मैं बिहेवियरिज्म के एक बहुत ही पाइनियर के बारे में बात करूं, सो ही वाज वॉटसन, जे.बी. वॉटसन एंड जेम्स। ठीक, तो जे.बी. वॉटसन ने बेसिकली एक टर्म दिया था जिसकी मदद से हो सकता है कि आपको बिहेवियरिज्म प्लस माइंड का वर्किंग एंड ब्रेन का वर्किंग के बारे में कुछ आइडिया लगे। ठीक, तो उन्होंने कहा था कि अगर उनका बेसिकली एक ऐसा बिलीफ था, बिकॉज उन्होंने बिहेवियरिज्म को एक तरीके से हम कह सकते हैं वो टर्म कॉइन करी थी, उन्होंने वो टर्म फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब करी थी बिहेवियरिज्म। और उन्होंने एक ऐसा बिलीफ था उनका, उनका एक ऐसा एजम्पशन था, उनकी एक ऐसी मान्यता थी, धारणा थी कि अगर उनको उनको 10 या 12 बच्चे रैंडमली दे दिए जाएं जो कि नॉर्मल सोसाइटल रूल्स एंड एजम्पशंस को, बिलीफ्स को माने, सोसाइटीज़ के रूल्स को फॉलो करें, बेसिकली नॉर्मल चाइल्ड हो, स्पेशली एबल्ड ना हो। सिंस नाउ आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, सो आई विल नॉट यूज द टर्म दैट कि वो थोड़े से पागल हों या थोड़ा सा जो एक नॉर्मल लोग बोल सकते हैं। आई विल यूज द टर्म दैट जो वॉटसन ने भी बेसिकली कहा था, जॉन वॉटसन ने, दैट वो MR नहीं होने चाहिए, मेंटली रिटार्डेड नहीं होने चाहिए, आईडीड नहीं होने चाहिए, इंटेलेक्चुअली डेफिशिट नहीं होने चाहिए, बेसिकली वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह सर्वाइव करने चाहिए। तो उन्होंने कहा था इफ़ यू गिव मी 12 चिल्ड्रन और अ डजन ऑफ चिल्ड्रन, then whatever you want them to be, I'll make them in the future. बेसिकली उनका ये मानना था कि बिहेवियरिज्म से या नेचर से या नर्चर थ्योरी से, अगर आप नेचर या अपने अपब्रिंगिंग से कुछ भी सीखना चाहें तो आप कुछ भी बन सकते हैं अपने फ्यूचर में, इररिस्पेक्टिव कि आपकी पर्सनैलिटी या ट्रेट क्या होगी। राइट नाउ करंटली ऐसा नोशन जो है बहुत ही ज़्यादा इनवैलिड माना जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च ऑन द ट्रेट्स, पर्सनैलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स and all the things that are related to the personalities, that is the big five model or the factor analysis method or whatever the inventions were, the creations or the experiments were taken, बट उस टाइम में ऐसा एक नोशन माना गया था। तो इसका बेसिकली मतलब क्या था कि अगर आप एक बच्चे को ग्रो करते हैं, आप एक बच्चे को पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि आप उसे कुछ भी बना सकते हैं अगर आप उसको एक पर्टिकुलर लर्निंग सेटअप में डालते हैं। तो अगर आप उसके चारों तरफ वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, और यहाँ तक कि वॉटसन ने ये भी एक चैलेंज दिया था कि आप कुछ भी बनवा सकते हैं उन बच्चों को जो भी आपकी डिमांड्स हों, आइदर अ डॉक्टर, एन इंजीनियर और इवन अ थीफ और अ रॉबर। ठीक, तो आप कुछ भी बनवा सकते हैं। दैट वाज एन अजम्पशन और अ बिलीफ known to be connected or aligned with the famous behaviorist Watson। ठीक, सो बेसिकली अगर यहाँ से एक पॉइंट जो मुझे
पर्सनली फील हुआ और मुझे समझ में आया वो था कि इट मीन्स कि आप बिहेवियर की मदद से या आप लर्निंग के मेथड्स की वजह से एक इंसान के ब्रेन और उसके अंदर जो ट्रांसफर हो रही एनर्जी है, दैट इज द माइंड, और उस एनर्जी को चैनलाइज करवा सकते हैं, उस एनर्जी को सही डायरेक्शन दे सकते हैं, उस ब्रेन को अकॉर्डिंग टू योर रूल्स और द सोसाइटल रूल्स आप फॉलो करवा सकते हैं, देन इट मीन्स कि माइंड एक एक चीज़ है, एक फैक्टर है जो कि एक इंडिविजुअल को चेंज कर सकता है, उसकी पर्सनालिटी, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकता है. सो दैट इज़ वाई हमें ऐसा कहा जाता है कि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा रो रहा हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो या कोई ऐसा ट्रॉमेटिक सिचुएशन उसके पास में हुई हो, और अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन में उसको याद करके रो रहा है, देन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को टैकल इस तरीके से कर सकता है. वो ऐसा बोलेगा कि नहीं रोना चाहिए, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, नहीं रोना चाहिए. But on a psychological note, what I have learned and what I have seen in my patients, जो मैंने अपने patients में भी देखी हैं चीज़ें, वो ये that whenever patients in front of me are recalling or are thinking about their past, when I asked about them that what was happened or if the situation arises like that. So basically होता क्या है कि उस टाइम में अगर एक इंडिविजुअल, अगर एक क्लाइंट या पेशेंट मेरे सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और एक्सप्रेस करते करते ऑब्वियसली वो अपनी फीलिंग्स या इमोशंस में कैरिड अवे हो जाता है, तो देन आई डोंट स्टॉप हर और हिम. व्हाट आई डू इज आई टेक अ पॉज एंड मैं पूरा टाइम देता हूँ उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को, उस इंडिविजुअल को, ताकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सके और इमोशंस को रेगुलेट कर सके, बेसिकली चैनलाइज कर सके. जो एनर्जी उसके माइंड से क्रिएट हुई थी, दैट इज़ व्हाट माइंड एंड बिहेवियर इज़. जो एनर्जी उसके माइंड में, उसके ब्रेन में क्रिएट हुई थी, दैट इज़ कि उसका पास्ट उसे याद आया उस इंडिविजुअल को, एंड ही स्टार्टेड सॉबिंग एंड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी. सो व्हाट आई डू बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और अ साइकोलॉजिस्ट, I basically treat those clients with immense amount of patience in me, and that is also the in my belief system, वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो. व्हाट इज़ दैट कि आपका पेशेंस लेवल, आप में पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है. धैर्य जिसे हिंदी में कहा जाता है, आप में धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, ताकि आप सामने वाले के इमोशंस को भी समझ सकें अपने माइंड की कैपेसिटी से. अगेन बिकॉज माइंड वर्क करता है, वो एनर्जी मेरे माइंड में भी चैनलाइज होती है, वो एनर्जी मेरे माइंड में भी प्रोड्यूस हो रही है. बट स्टिल अगेन इफ आई एम सीइंग द इंडिविजुअल इन फ्रंट ऑफ मी हु इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू लिसन to what is being told to him or her during the session. तो basically आप अगर एक इंसान को वो रो रहा है और आप उसे शांत करवाते रहें, आप बोलें कि चुप हो जाओ, ऐसा अच्छा नहीं होता, रोना अच्छा नहीं लगता. सो बेसिकली दैट इज़ द इनवैलिडेशन ऑफ हिज और हर फीलिंग्स. अगर ये स्टेटमेंट आती है, आई एम अगेन नॉट सेइंग, डोंट मिसजज माय स्टेटमेंट कि चुप करवाना गलत है, बट चुप किस तरीके से करवाया जा रहा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ व्हाट नीड्स फोकस. ठीक. सो मेरा कहने का मतलब ये है, या एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन दोनों इंटरलिंक्ड हैं, एंड इंटरलिंक होने की वजह से, कनेक्टेड होने की वजह से जो बिहेवियर या रिस्पॉन्स आना चाहिए वो एक इंडिविजुअल सोसाइटी में प्रोवाइड करता है. ठीक. सो दैट इज़ अगेन कि हमारा ब्रेन अकेला कोई काम कर रहा है, हमारा माइंड अकेला कुछ काम कर रहा है, दैट इज़ नॉट एट ऑल द केस. ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं थ्रू नर्व्स, बेसिकली न्यूरॉन्स. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट माइंड एंड बिहेवियर इज़. तो इन दोनों का एक कनेक्शन बनता है. वहीं पर इसमें एक एग्जाम्पल बताया हुआ है, कुछ कंडीशंस ऐसी भी हुई थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी हुए थे. आई हैड ऑल्सो रेड अबाउट सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग द रिसर्चेस ऑन हाउ द ब्रेन वर्क्स और हाउ द माइंड वर्क्स और रेगुलेट्स द इमोशंस, द थिंकिंग, द थॉट्स. तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कैसे की जाती हैं,
हमारी सोच में कैसे आती हैं, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस में किस तरीके से ये चीज़ें डेवलप होती हैं, उस चीज़ के लिए ये टॉपिक था, अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड बिहेवियर। ठीक, नाउ अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, एंड उसके आगे का टॉपिक अगेन समझाते हुए पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली साइकोलॉजी का डिसिप्लिन समझाने के लिए I deliberately did this with with one of my clients। वो मेरे क्लाइंट थे, आई गेस कि मैं उनके बारे में एक लेटर ऑन स्टेज पर बताऊंगा, बट स्टिल एक टर्म आता है हमारे ब्रेन में, इंटेलिजेंस। ठीक, अगर माइंड और बिहेवियर को समझना हो तो इंटेलिजेंस एक टर्म आता है। इंटेलिजेंस इज टू एक्ट पर्पसफुली, पर्पस के साथ, एक अपने बिलीफ के साथ, एक अपने एजम्पशन के साथ एक्ट करना, सही और गलत की पहचान रखते हुए सोचना, और वेल अंडरस्टूड रहना, और चीज़ों को समझना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, लर्न करना, ये सारी कम्युलेटिव टर्म्स एक एडिशन, एक अम्ब्रेला टर्म अगेन आ जाती है। दैट इज़ व्हाट इंटेलिजेंस इज। एंड साथ ही साथ कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना ये भी था कि अगर आप अपनी सोसाइटी, अपने नेचर को भी चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, देन दैट इज ऑल्सो व्हाट द टर्म इंटेलिजेंस इज। एंड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर आप मेरा एक लिंक देख रहे होंगे जो कि मेरे प्रीवियस लेक्चर इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। एंड अगेन अगर मैं इंटेलिजेंस को कंपेयर करूं कि माइंड में इंटेलिजेंस होती है या हमारे ब्रेन में इंटेलिजेंस होती है, देन इंटेलिजेंस, जो लोग ऐसा मानते हैं और मानते थे कि इंटेलिजेंस आपकी पढ़ाई लिखाई होती है, सो दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। बेसिकली होता ये है कि इंटेलिजेंस इज समवॉट लाइक बीइंग ऑन टू बोट्स, स्टैंडिंग ऑन टू बोट्स एट अ सेम टाइम। आपको लर्न भी करते रहना है एक चीज़ को, एक सिचुएशन को, एक इवेंट को, अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर प्रेजेंट को आपको समझना भी कंटिन्यूसली, वो प्रोसेस में चलना चाहिए। एंड ऑन द अदर बोट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट, सो दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस इज। ठीक है, इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है कि आप दो नाव पर सवार हैं, एंड एक पाँव जो है आपका आपके थॉट्स में चलता है, आपकी लर्निंग पे चलता है, आपके एक्सपीरियंसेस पे चलता है, एंड साथ ही साथ दूसरा पाँव जो है वो आपका आपके एक्सपीरियंस को अप्लाई करवाने में, आपके नए नए एक्सपीरियंसेस सीखने में, आपके पास्ट से नए एक्सपीरियंसेस जनरेट करवाने में, ये सारी चीज़ें, आपकी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन, ये दोनों चीज़ें जो हैं एक पैरेलल फॉर्म में चलनी चाहिए। और अगर वो पैरेलल फॉर्म में चलती हैं, देन इन माय टर्म्स देयर वी कैन सी एन इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक, एंड प्लस वो अपने अगर सोसाइटल रूल्स या सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है, देन वो एक इंटेलिजेंट पर्सन माना जा सकता है। ठीक, सो इंटेलिजेंस का ऐसा मानना है कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग कि इंटेलिजेंस सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड होने के बाद अगर वो एजुकेशन से कंबाइंड नहीं है, देन कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज से मेंशन किया जा सकता है इंटेलिजेंस को, कि कोई इंसान हो सकता है पढ़ाई में अच्छा ना हो, और कोई इंडिविजुअल जो हो सकता है वो डांसिंग में अच्छा हो, एस्थेटिक्स में अच्छा हो, जिमिंग में अच्छा हो, जिमनास्ट में अच्छा हो, फोटोग्राफी में अच्छा हो, आर्ट डायरेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, एनीथिंग अदर देन एजुकेशन, अदर देन लर्निंग और स्टडिंग, उसमें अच्छा है, देन उस चीज़ को इंटेलिजेंट नहीं माना जाता था पहले। बट नाउ डेज बहुत ही डिफरेंस आ चुका है ऑब्वियसली लोगों की सोच में, लोगों के एजम्पशंस, धारणाओं में, जो कि बहुत ही अच्छा एक चीज़ देखने को मिलती है लोगों में, कि उनकी सोच बेसिकली बदल रही है, द माइंडसेट दैट दे आर हैविंग। अगेन सी दैट अगर हम कहते हैं कि लोगों की सोच बदल रही है, तो इंग्लिश में उसको माना जाता है दैट द वे ऑफ देयर थिंकिंग पैटर्न और द माइंडसेट। अगेन माइंडसेट, द वर्ड ब्रेन सेट इज नॉट देयर, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, हम इन्हीं छोटी टर्म्स को ओवरलुक कर जाते हैं, हम इन्हीं छोटी टर्म्स को समझ नहीं पाते हैं, जिस वजह से हमें ये टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं। ठीक, और स्कूल में आई गेस कि आप सबके स्कूल में भी टीचर्स ये सब बोलते होंगे कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, लर्न द बेसिक्स, सो दैट दिस इज व्हाट द बेसिक्स आर इन साइकोलॉजी।
ठीक, कि हमें बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन और माइंड होता क्या है। देन अगेन हम उसको कनेक्शन को समझते हुए उस ब्रेन के और माइंड के कनेक्शन को समझ के, लर्न करके, अंडरस्टैंड करके, पर्पसफुली एक्ट करके, रेशनली थिंक करके एक इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हैं। ठीक, और साइकोलॉजी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, सो भैया जोक्स अपार्ट, एंड basically what I have learned during the sessions that I take with my clients is that there needs to be an immense amount of patience in the therapist, and that is the term that is the thing that needs to be done from the end of the therapist only. Patience होनी चाहिए, एंड जब पेशेंस थेरेपिस्ट में होती है सो बेसिकली लर्निंग का इमिटेशन या हैबिट फॉर्म होने का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं रैपो फॉर्म होना। ठीक है, तो वो लर्निंग का हैबिट अगेन हमारा माइंड और बिहेवियर कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ, कंट्रोल्ड मैनरिज्म्स के साथ, दोनों लिंकेज के साथ माइंड और बिहेवियर उस लर्निंग को प्रोसेस करवाते हैं, एंड वो पेशेंस फिर नज़र आ सकती है पेशेंट्स में भी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो नज़र आती है, नज़र आ सकती है पेशेंट्स में भी, बट इनिशियली वी हैव टू चेक व्हाट द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज। ठीक है, हो सकता है मैं इस लेक्चर में थोड़ा सा ऑफ ट्रैक गया हूँ, बिकॉज इन दी एट द स्टार्ट आई टोल्ड कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा सकता है because of the in-depth information provided by the mind and behavior. The topic itself is so deep to understand and so complex to understand that needs a bit of information other than the bookish knowledge. So I hope आज का lecture आपको पसंद आए, and if you haven't seen my previous lectures then आप इस विंडो पे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक देख सकते हैं। आई विल आल्सो अपलोड द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन, एंड कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं देन आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस एंड डाउट्स, एंड थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।